राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है और किस कारण से ये सब कुछ हुआ है। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। मैं निस्संदेह इस बात को कहता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसके लिए स्थान ही नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मूल सिद्धांत अंत्योदय और गरीब कल्याण योजना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस सिद्धांत का पूरी तरह से पालन किया है अपने 10 साल के शासनकाल में। और बहुत से गरीब जिन चीजों को अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे, ऐसी चीजों को भी धरातल पर उतारने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये एक हमारी सरकार है जिसने ऐसा किया है। जबकि दूसरे तरफ विपक्षी क्या खेल खेल रहे हैं आज? विपक्षी खेल रहे हैं कि कब बाबा मरे तो बड़ा खाएं, ये बुजुर्ग कब जाए ऊपर तो इसका हम माल हड़प लें, इसका 50% माल हम कैसे हड़पें। यह योजना और एक फिरंगी योजना बनाने का षड्यंत्र ये रच रही है। मोदी जी बौखला गए हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, घबराहट में बात बात पर उत्तेजित हो रहे हैं। उनकी घबराहट को देखते देखते अमित शाह साहब और नड्डा जी भी बौखला के अंट शंट और अजीब अजीब झूठ बोलने वाले बयान और भाषण यहाँ पे दे रहे हैं। हर जगह इंडिया गठबंधन की जितनी सभा हो रही है, जितनी राहुल जी की सभा हो रही है, खड़गे जी की हो रही है, प्रियंका जी, क्योंकि जन सैलाब आ रहा है, हमारे कैंडिडेट्स की रैली में भी जन सैलाब आ रहा है, तो उससे बौखलाहट होना, घबराहट होना तो लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है दूसरे चरण के चुनाव को लेकर। जी हां, वोटिंग होनी है शुक्रवार को और उसके पहले मुद्दों की लड़ाई आखिरी घंटे तक हमें देखने को मिल रही है। क्या है वो मुद्दों की लड़ाई, वो हमने आपको सुना दिया। ऐसे में दूसरे राउंड का दंगल किस तरीके से होने जा रहा है और उसमें उतरे पहलवान क्या क्या दांव पे चल रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में शामिल है। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि दूसरे चरण का जो रण है छत्तीसगढ़ में 3 सीटों में है, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद, जिसमें 2 हॉट सीट है, महासमुंद और राजनांदगांव, क्योंकि यहाँ बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव में लगी हुई है। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से चुनाव कोई लड़ रहा हो, लेकिन प्रतिष्ठा राजनांदगांव में दांव में लगी है विजय शर्मा की, इसलिए वो बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस से जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा में पटकनी खाने के बाद इन सीटों पर अपनी कैसी स्थिति देखते हैं कांग्रेस के द्वारा। तो बंजारे जी, राजनांदगांव क्या माने, पूर्व मुख्यमंत्री जी जीत रहे हैं, ताम्रध्वज साहू जी की क्या स्थिति है? आपने शिफ्ट किया है दुर्ग से, ले जाकर वहां चुनाव लड़ाया है, क्या स्थिति देखते हैं तीनों सीटों में? देखिए तिवारी जी, हम तीनों सीट जिस दूसरे चरण के मतदान होने जा रहे हो, तीनों सीट जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दा, जो उन्होंने वादा किया था, उन वादों का कुछ हुआ नहीं, इसी को लेकर हम चुनावी दंगल में हैं। और हमारे नेतागण, जो माननीय ताम्रध्वज साहू जी एक वरिष्ठ नेता है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और
कांकेर में वीरेश ठाकुर जी जो है लगातार दूसरी बार उसको विश्वास जताया कांग्रेस ने, कम अंतर से हारे थे। और महासमुंद में जिस कद्दावर नेता साहू ताम्रध्वज जी को दिए हैं, एक जातिगत समीकरण में बहुत फीट बैठता महासमुंद लोकसभा से। और माननीय भूपेश बघेल जी जो ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। दूसरी तरफ वहां पर जो संतोष पांडे हैं वो गांव तक नहीं गए 5 सालों में। 5 सालों में वो कभी उनकी उपलब्धि आज तक नहीं है। उनकी उपलब्धि संसद में देखने को नहीं मिला और वहां की समस्या जस की तस पड़ी है। इन सारे मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल के और उसके जो वादे किए हैं उनको नाकामी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भीड़ हमें आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ठीक है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों का असर भी इन सीटों पे हो रहा है। आप प्रदेश के मुद्दों पे उलझे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो हवा लहर चल रही है उनका भी तो असर है इन सीटों पे, उससे कैसे पार पाएंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय मुद्दा पर बातचीत चल रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा, आप देखिए काले धन की बात हो, चाहे काले धन की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से 2014 के पहले किया था कि काले धन लाएंगे, यूं ही 15-15 लाख एक व्यक्ति को हम दिलवाएंगे, जेब में लेके घूमते थे पूरा लिस्ट, और किसानों का आय डबल करेंगे, दुगुनी करेंगे। इन बातों को लेकर भी उन्होंने कहा था, उन पे पर कुछ हुआ नहीं। आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, इन पर भी कुछ हुआ नहीं। ये वादे तो कर देते हैं, जुमलेबाजी, और इनके बड़े नेता कहते हैं ये सब जुमला है चुनाव के समय। इनके पास मुद्दा हिंदू मुस्लिम, इनके पास मुद्दा है मंदिर मस्जिद, इनके पास मुद्दा दंगा फसाद, चाहे पुलवामा घटना हो, चाहे कई ऐसा उदाहरण दे दूंगा मैं जिसमें इनका एक चुनावी समर में जब उतरते हैं तो ये कई प्रकार के प्रोपोगंडा करके भाई भाई को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं जनता के बीच में। ठीक है, मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है और अपने पूर्व सरकार के जो दिग्गज नेता हैं उनको क्योंकि मैदान में उतारा गया है, इसलिए काफी आशान्वित भी लग रही है। रविंद्र जी, देख रहे हैं मोराल काफी ऊंचा है, हाई है कांग्रेस का। वो कह रहे हैं कि एक बार हार गए विधानसभा लेकिन लोकसभा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए साहू कार्ड है महासमुंद में, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ियावाद है, उधर वीरेश ठाकुर कम वोटों से हारे हैं इसलिए वहां भी जीत का दावा है। तीनों सीटों में खास चुनौती मिल रही है आप लोगों को। और एक बार नहीं 4 बार हारे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोग, 15 साल लगातार, और एक बार रहे बाहर हो गए, उसके बाद फिर हम जीत के वापस आ गए। तो एक आवाज ही कांग्रेस लिए हुए हम लगातार रहे। अब सबसे बड़ी बात है जो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, मतलब महासमुंद में या फिर राजनांदगांव में या फिर कांकेर में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। नीति ने तय कर दिया है कि 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीतेगी। और संतोष पांडे जी के लिए बोल रहे थे, कहा छत्तीसगढ़िया क्या कहते हैं भूपेश बघेल, भैया 3 कल जगह सीट हो रही है ना चुनाव, उसमें सबसे ज्यादा मतों से कोई जीता है तो संतोष पांडे जी जीते हैं। 1.25 लाख वोट से लास्ट टाइम जीते थे। और धनेन्द्र साहू 90,000 वोट से हारे थे, और आपके कांकेर लोकसभा से वीरेश ठाकुर कम से कम 7,000 वोट से हारे थे। तो आप संतोष पांडे जी को निष्क्रिय कहते तो आपको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। कल 3 जगह की सीट है चुनाव है, वहां सबसे ज्यादा मतों से संतोष पांडे जी जीते हैं। और रही बात बहुत क्या कहते हैं, आप कद्दावर नेता है बोल रहे थे ताम्रध्वज साहू जी का, वो चुनाव हार चुके हैं ना दुर्ग से। कितना कद्दावर है वो देख लिए हैं विधानसभा में, कहाँ दुर्ग से छोड़ के महासमुंद जा रहे हैं। और ऐसे लोग कद्दावर मानते हैं जो विधानसभा हारे, तो आपकी सोच को सलाम है। और रही बात, आपने एक आज बहुत अच्छी बात बोली कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती। अब आपकी घोषणा पत्र को मैं बताता हूँ, आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। पूरा अल्पसंख्यकों के बारे में आपने बात किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। आपने कहा है कि क्या कहते हैं संपत्ति टैक्स लेंगे, आपने कहा है कि क्या कहते हैं बहुसंख्यकवाद भारत में नहीं चलेगा, आपने कहा है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, आपने कहा है अल्पसंख्यकों को आजाद छात्रवृत्ति देंगे। आप मुस्लिम बात कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बताइए। हम कभी नहीं बोले विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरे देश में आज भी है, धारा आर्टिकल 19 के तहत। आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या हम वो सही तरीके से नहीं रहे? ये आप बांटने का काम कर रहे हैं, जाति में धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए जब देश विकास की ओर जा रहा है तो आप जाति और धर्म में जोड़ रहे हैं। रविंद्र जी लेकिन अभी हमने रविंद्र जी अभी हमने विजय शर्मा जी की बाइट सुनाई, वो ये बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल के जीतने का मतलब है मोहम्मद अकबर की जीत, तुष्टीकरण की जीत,
तो क्या अभी भी ये सारे मुद्दे वहां हावी है क्या? विधानसभा के जो मुद्दे हाइप पे थे उन्हें एक बार फिर से भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है भाजपा? जो है उसको मैंने अपने आंख से देखा है। कवर्धा में मामला इतना नहीं बड़ा होता, नगर पालिका के लोग, सरकारी लोग आके झंडे को उतारे हैं, और उस समय जब क्या कहते हैं झंडे को लगाया जा रहा था, जब तोड़ा गया था, फिर उन्होंने नगर पालिका की टीम और प्रशासन की टीम आके उतारी। थोड़ा बहुत भी ये करते तो उस दिन ऐसी घटना नहीं घटती। सरकार का दम्भ था, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया। उसका नतीजा क्या हुआ आप सब ने देखा। हम कहते हैं बिल्कुल क्या गलत कह रहे हैं बताइए। फिर अकबर का सरकार, अनवर ढेबर की सरकार, ये सारे मुद्दे तो हो गए ना, एक बार निकल गए, फिर उनको क्यों हवा दी जा रही है बार बार? आज भी भूपेश बघेल आएंगे। इन्होंने क्यों बीरनपुर में जाके एक बार भूपेश बघेल ने माफी नहीं मांगा? एक बार जाके साहू जी के, ईश्वर साहू जी क्या उनके गृह मंत्री होकर बैठने क्यों नहीं गए? रविंद्र चौबे जी का विधानसभा क्षेत्र था, वो पूरा आपने किया क्या है इन 10 सालों में? एक भी बात बता दो कि फिर इनका राज आ जाएगा और वैसे ही करेंगे जैसा करते रहते। न तो इनके विचारों में कोई परिवर्तन है, न कुछ नहीं। अरे छोड़िए, आप कहाँ बात कर रहे हैं? आपके उसमें क्या है? अब व्यवहारिक पूरा घोषणा पत्र आपका सुनिए ना बंजारे जी, मैं कह रहा हूँ पहले मुझको, मैंने आपको सुना है, एक करके सुन लीजिए जी। चलिए बोलिए जल्दी। आपके उसमें क्या क्या है? आपने कहा है 1 लाख रुपया महिलाओं को देंगे। देश की आधी आबादी 65 करोड़ है, और 65 करोड़ मतलब 65 लाख करोड़ आप आधी महिलाओं को देंगे देश की। आपने कहा है 19 वर्ष के युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे। 15 करोड़ आबादी है 19 वर्ष के युवाओं की, 19 लाख करोड़ होता है। और देश का बजट कितना सुनिए बता रहा हूँ, 48 लाख करोड़। 3 सीट, 3 तरीके के मुद्दे हमें दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो अपनी जगह पे हैं अनिल जी, लेकिन कांकेर में वहाँ के आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महासमुंद में थोड़ा साहूवाद का मुद्दा है, जिसमें कांग्रेस ने साहू उम्मीदवार भी दे दिया। राजनांदगांव में जैसे कि विजय शर्मा बता रहे थे कि पुराने मुद्दे, झंडा विवाद, अकबर की मौजूदगी, नवाब खान, इस तरीके के मुद्दे गिनाए जा रहे हैं। क्या असर करेंगे, इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा राष्ट्रीय मुद्दों से इतर? देखिए मोहन जी, कुछ ही चंद्र घंटे बचे हैं मतदान शुरू होने में। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसके पहले आज शाम तक जिस तरीके से सभी के बयान आ रहे थे, इस राष्ट्रीय स्तर पर, लोकल, हमने क्षेत्रीय स्तर पर, तो अब मुद्दों की बात तो कुछ बची नहीं है। अब तो जो जिसने पहले बिल्ली मार ली, बिल्ली उसकी हो गई है। अब जैसे नांदगांव सीट पर अपन बात करते हैं, नांदगांव सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पे नहीं है भाजपा, बिल्कुल गलत बात है। वहां से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, और भूपेश बघेल एक ऐसा नेता है जिसको चुनाव लड़ना आता है, तो उस इतना कंफर्टेबल नहीं है। संतोष पांडे की वहां से निकाल लेंगे। अब रहा सवाल महासमुंद का। महासमुंद में साहूवाद में तब साहू पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसका बाहरी वाला मुद्दा ज्यादा हावी है। बाहर का साहू, उस साहुओं में भी कई वर्ग हैं, तो जिस वर्ग से ये आता है उसकी संख्या महासमुंद में कम है। अब रहा कांकेर का सवाल। कांकेर में जो इनका प्रत्याशी है पुराना, उसी को उन्होंने रिपीट किया है। तो ये सोच रहे हैं कि वो सारा वोट इनको मिल जाएगा उसी लेवल पे, तो नहीं मिलेगा। कांकेर कंफर्टेबली कांग्रेस निकाल लेगी, अपना भाजपा निकाल लेगी। सबसे ज्यादा टफ है मामला नांदगांव का। तो वहां पे ये जो मुद्दे गिना रहे हैं, हम विजय शर्मा जी की भी बाइट दिखा रहे हैं, क्या उसका भी असर होगा? एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियां, और उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है? विजय शर्मा ने बहुत लेट ये बयान दिया है। अगर वहां दे रहे होंगे अपने भाषणों में तो अलग बात है, लेकिन चैनल में उन्होंने बहुत लेट दिया। अब इस टाइप के कोई मुद्दे हावी नहीं होंगे। लोग, जनता मन बना चुकी है कि उसको सवेरे नहा धो के किसको टीका लगाना है। ठीक है, टीका किसको लगाना है, कारण क्या क्या है, एक एक करके जानेंगे। चलिए रविंद्र जी, ये मुद्दे उठा रहे हैं आप लोग वही पुराने, क्या हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई ऐसी पॉजिटिव मुद्दे नहीं है जो कि बीजेपी को जिता सकें? एक फिर उसी मुद्दे पे जाना पड़ता है आप लोगों को बार बार। बहुत पॉजिटिव मुद्दे है भैया। और राजनांदगांव में जैसे कि अनिल जी बोल रहे थे कि सबसे टफेस्ट होगा, मैं बताऊं सबसे आसान जो होगा चुनाव राजनांदगांव में होगा। कारण क्या होगा? भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से
पाठ्य पुस्तक निगम के ऑफिस को दुर्ग ले गए, महुआ प्रशासन केंद्र को दुर्ग ले गए, उसके अलावा एडीबी के ऑफिस को दुर्ग ले गए, उसके अलावा गवर्नमेंट प्रेस के उसको ऑफिस को दुर्ग ले गए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के मुख्यालय को रायपुर ले गए। तो राजनांदगांव की जनता क्या कहते हैं, इस बात को भूली है क्या? भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव के साथ जितना सौतेला व्यवहार किया ना, उतना तो भारत पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान भारत के साथ नहीं करता होगा। इतना गंदा व्यवहार किया भूपेश बघेल जी ने। और राजनांदगांव की जनता कसम खा के बैठी कि भूपेश बघेल जी को जो राजनांदगांव की संस्थाओं को दुर्ग ले गए उसका बदला चुकाएंगे। राजनांदगांव में स्टेडियम हमने 95% बनाया था, 5% बचा था 5 साल के कार्यकाल में, भूपेश बघेल जी ने पूरा नहीं किया। जो दिग्विजय स्टेडियम छत्तीसगढ़ की पहचान थी ना, पूरे देश के मध्य प्रदेश में 2nd नंबर का था, वहाँ लाइट तो ये सब बातें बोल नहीं रहे हैं आप लोग तो वही हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अकबर की बात हो रही है, झंडे की बात हो रही है। मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम के अतिरिक्त भी जो मुद्दे हैं वो प्रबल है। हिंदू मुस्लिम का तो ऐसा है, पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है कैसे कांग्रेस मतलब किसका साथ देती, किसका विरोध करती। ये मुद्दे तो ज्वलंत है जब तक कांग्रेस रहेगी, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है और हम उसको देख रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यकवाद को कांग्रेस बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बीरनपुर और कवर्धा का मामला इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है कि कैसे ही लोग तुष्टीकरण में आते हैं, हम नहीं करते। बंजारे जी के पास, बंजारे जी आपने सुन लिया सारी चीजें। बीजेपी गोला भी मार रही है, बम भी मार रही है, गोलियां भी चला रही है, हर तरीके के अस्त्रों का प्रयोग कर रही है। कैसे बचेंगे? बचाव के लिए आपके पास क्या है? देखिए तिवारी जी, मैंने कहा ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। और हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के वो छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में जैसे स्टेडियम के इतना छोटी बात, पाठ्य पुस्तक निगम के कार्यालय की यहां से वहां, अरे ये छोटी बात क्यों करते हो भैया? आप देश का चुनाव है, आप देश के बारे में बोलिए, देश के जो वादे किए उनके बारे में बोलिए। आप क्यों नहीं बताते भाई, देश के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दिए, देश के किसानों को दोगुनी क्यों नहीं किए उसके फसल का रेट? भारतीय जनता पार्टी के पास इन मुद्दे के लिए अलावा बताया ना, पहले भी वो अकबर और ढेबर और बीरबल में लगा हुआ है। ये मुद्दे नहीं है क्या? ये भी तो मुद्दे हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जनता उस पर? हमेशा से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, किसी एक जाति धर्म पर कोई बात ही नहीं करते। हमने गरीबों की बात की है, हमने अनुसूचित जाति की बात की है। हमारा मैनिफेस्टो देख लीजिए, 25 गारंटी कानून है, उसमें गरीबों का है, आदिवासी पर है, SC ST पर है, अल्पसंख्यक पर है, सभी धर्म के बारे में किए हैं, रोजगार के बारे में किए हैं, मनरेगा के बारे में किए हैं। मनरेगा में इन लोग उठ के मुंह में जीरा। देखिए सुनिए, कांग्रेस बोल रही है धर्मनिरपेक्ष है, सबका सम्मान करते हैं, और इसलिए अगर कोई आता है तो गलत क्या है इसमें? अगर कोई मुस्लिम भी उनकी पार्टी में जुड़ता है तो क्या उसको मुद्दा बना लिया जाएगा? रविंद्र जी, ठीक है, चलिए तो फिर अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, ये जो बातें कही जा रही हैं, इनका इम्पैक्ट आप जैसे कि बता रहे थे कि ये लेट उठाया गया मुद्दा है, लेकिन ये इम्पैक्ट करेगा क्या? ये बातें तो मोदी जी भी कह रहे हैं, को तो कार्यकर्ता गली में रहने वाला तो और ज्यादा जोर जोर से कह रहा होगा। देखिए, मोदी जी ने 5-6 दिन से मुद्दा उठाया हुआ है कि मंगलसूत्र बढ़ जाएगा, विरासत का टैक्स लग जाएगा। मोदी जी की टेस्ट बिल्कुल साफ है। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये कहते तो हैं कि सर्कुलेशन पार्टी है, इनकी सेकुलर पार्टी है, लेकिन ये एक ही जात के लिए सेकुलर है, हिंदू जात पे ये सोचते ही नहीं है। इसलिए इनका एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है इनसे खिसका हुआ है। अब जी बोलिए। अब सवाल ये होता है कि जैसे नांदगांव में जैसे ये अपने बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये कार्यालय चला गया, वो कार्यालय चला गया, ये मुद्दे ये लोग वाकई नहीं उठा रहे हैं वहां पर। ये भी वहां पर वही अकबर, ढेबर और एक और वो कोई वहां का कौन सा नेता है आज, नवाज खान। अब इन लोगों ने वैसे अत्याचार किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इन्होंने जमीनें हड़पी हैं, इस पे भूपेश बघेल को अंकुश लगाना चाहिए था, वो अंकुश नहीं लगाया, इसलिए ये आज सत्ता से बाहर है। इसका इम्पैक्ट पड़ चुका है। अब लोकसभा में इसका इम्पैक्ट कितना है, इसके लिए भाजपा फिर लगी हुई है उसी मुद्दों को कि लोकसभा में भी ये रिपीट हो जाए। प्रत्याशी वाइज अगर कॉन्टेस्ट को देखें तो कैसे देखते हैं? संतोष पांडे वर्सेस भूपेश बघेल, रूप कुमारी चौधरी वर्सेस ताम्रध्वज साहू। देखिए,
भूपेश बघेल ज्यादा भारी है संतोष पांडे से। देखो वो 5 साल मुख्यमंत्री रहा है, जन नेता भी है वो, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। ताम्रध्वज साहू उतना बड़ा जन नेता नहीं है, वो गृह मंत्री होते हुए भी एक थानेदार का ट्रांसफर नहीं कर पाया, तो ये बात सबको पता है। तो जो वो दुर्ग से जो हारा है ना, उसके पीछे यही है कि वो छोटे छोटे अपने कार्यकर्ताओं का काम भी नहीं करा पाया, इसलिए वो हारा वहां से, और वहां से भाग के अब इधर आ गया। भाग के आया मतलब कांग्रेस ने कहा वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। अब चूंकि टिकट मिल गई है तो अब जो भी बोलो, मरता क्या ना करता चुनाव लड़ रहा है। महासमुंद में उसको बहुत ज्यादा संभावनाएं कम है उसको, क्योंकि वो सोच रहा था कि साहू वहां पर महासमुंद में सबसे ज्यादा साहू बैठे हुए, वहां तो जो भी कैंडिडेट जीत रहा है वो सिर्फ कुर्मियों के बदौलत जीतता है, साहू के बदौलत नहीं जीतता। साहू खड़ा तो हो जाता है, लेकिन साहू को ही निपटाने में लगा है वहां पर। ठीक है बंजारे जी, ऐसी परिस्थितियों में क्या संभावनाएं देखें? ये तीनों सीटों में आप लोग मजबूत रहे हैं विधानसभा में, कांकेर में, महासमुंद में, राजनांदगांव में, लेकिन क्या वो परिणाम लोकसभा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल तिवारी जी, हम तीनों के तीनों सीट जीत रहे हैं, और ताम्रध्वज साहू जी प्रदेश जो है साहू समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके समाज के लोग पूरे हैं, पूरा उनका समर्थन। जैसे आप देखें, रूप कुमारी चौधरी की बात कर रहे हैं, हारा हुआ, रूप कुमारी चौधरी नहीं हारे हैं क्या? हार जीत लगा रहता है, एक स्टेट इलेक्शन अलग होता है, सेंट्रल लेवल पे अलग होता है, सेंट्रल लेवल के मुद्दे पे लड़ा जाता है चुनाव, लेकिन उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गायब कर देती है। देश के प्रधानमंत्री आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, क्यों नहीं किए भाई? आप जनता को क्यों नहीं बतलाना चाहते? जनता रोज इंटरव्यू देते हैं वो तो किसमें इंटरव्यू दिए हैं आज तक? एक लाइव दिखा दीजिए उसका वीडियो, किसमें इंटरव्यू देते हैं? इंटरव्यू अलग अलग चैनलों में आए। पिछले स्तर की बात की है कि मंगलसूत्र में उतर आए हैं, जिस मंगलसूत्र की रक्षा आपने नहीं किया, जसोदा बहन की रक्षा आपने किया क्या? उस मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, और जिस मंगलसूत्र ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको देश जनता जानती है। ये मुद्दे का चुनाव है, सेंट्रल लेवल पे मुद्दा जो होता है उन पे चुनाव है, न कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव है, न कि आपका राम मंदिर और मस्जिद का चुनाव है, ठीक है, न मंगलसूत्र की चुनाव है। आपने किया क्या है ये बता दीजिए भैया आज तक। ठीक है, चलिए ये तो बीजेपी बताते रहेगी, लेकिन एक बार मुद्दों पर बात कर लेते हैं अनिल चौबे जी से। चौबे जी, क्या लग रहा है ये किन मुद्दों का चुनाव हो सकता है? सेकंड फेज को हम कैसे देखें, किस नजरिए से देखें? जो भाषण हो रहा है वो, या कुछ और मुद्दे भी काम कर रहे होंगे? देखिए, जैसा कि इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी करके 5 गारंटियां बताई हैं, उसका काउंटर पार्ट ऑलरेडी वो भाजपा कर ही रही थी। भाजपा के पास क्या है कि कैडर है, उनके लोग के पास कैडर है। कैडर होने के कारण क्या, उनकी वाइज बहुत ज्यादा है, बजाय इनके राजनेताओं की वाइज से बहुत कम है। अब रहा मुद्दों का सवाल, तो ये जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी है या दुनिया भर के जो पुराने मुद्दे हैं, 15 लाख आए कि नहीं, ये सब पुराने हो चुके हैं। हाँ। अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है कि आपने महतारी वंदन में हमको पैसा दे दिया, किसानों को इन्होंने 3100 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, ये सबको वो दे रहे हैं। और सबसे बड़ा इनके पास जो मुद्दा है अयोध्या वाला, अयोध्या का मुद्दा ऐसा है कि वो महिलाओं पर हावी है, और उसको कांग्रेस नहीं तोड़ पाती है, और ऊपर से इनके जो नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो और उसमें घी का काम कर देते हैं। चलिए, तो इन सब मुद्दों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होगी तो और ज्यादा अच्छे से विश्लेषण करेंगे, और इस पर हमारी नजर लगातार बने रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी थे, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये जो चर्चा है यही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।